बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 16 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ फॉलोअप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर हमारी बात हुई जो जंगबंदी माहिदा तय पाया, कतरी प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया और उस अनाउंसमेंट के बाद मैंने आपको बताया था कि सहूनियों की जानिब से किस तरह की हरकतें की जा रही हैं, यानी कि शहादतें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। अब मैं आपको बता दूं कि शहादतें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 78, 21 बच्चे और 25 खवातीन समेत 78 शहादतें गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। अब हमास की जानिब से बयान ये सामने आया। हमास ने इन सहूनियों को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आपके तैयारे जिन मकामात पर गजा के अंदर बमबारी कर रहे हैं, तो उन मकामात पर हम आपको बता दें कि आपकी खवातीन फौजी कैदी जो हमारी कैद में हैं वो उन मकामात पर आपके तैयारे बमबारी कर रहे हैं। 2 मकासद हो सकते हैं सहूनी तैयारों की इस तरह की हरकतों के 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके मुल्क के अंदर इनकी जो सहूनी स्टेट है वहां पर मुजाहरे भी फूट पड़े हैं कि आपने हथियार डाल दिया, आपने हार मान ली, आपने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया, और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है हमास के मुजाहिदीन के सामने ये जो जंगबंदी माहिदे पर आपकी जानिब से एग्रीमेंट जाहिर किया गया है। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये जो सहूनी तैयारे हैं, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो सहूनी काबीना है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, और सहूनी जो वुज़रा हैं, जो हार्डलाइनर वुज़रा हैं, उनकी जानिब से उनका मूड भी नहीं है कि इस जंगबंदी माहिदे को अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि ये शिकस्त है इन सहूनियों की। जिस तरह के नारे इन्होंने लगाए थे, तो उन गोल्स को अचीव किए बगैर इस माहिदे पर दस्तखत ये नहीं करना चाहते। तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है जिसकी निशानदही हमास की जानिब से की गई कि इनकी जानिब से उन मकामात पर बमबारी की जा रही है जिन मकामात पर हमने कैदी रखे हुए हैं। ना सिर्फ रखे हुए हैं बल्कि इन खवातीन कैदियों को तबादले के लिए हमारी जानिब से तैयार किया जा रहा है या फिर इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये जंगबंदी माहिदे में भी कोई रुकावट डालने की कोशिश भी हो सकती है इन सहूनियों की, जिस वजह से ये बमबारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही गजा की पट्टी के अंदर। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कतरी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था और उम्मीद भी जाहिर की थी कि दोनों पार्टियों की जानिब से ये जो 3-4 रोज हैं, यानी जो 19 जनवरी 2025 से कबल तक जो जंगबंदी माहिदा है, इसके आगाज से कबल भी ये जो बमबारी और बर्बरियत है, जो नस्ल कुशी है, इसका खात्मा हो जाएगा। ये उम्मीद का इजहार किया था कतरी प्राइम मिनिस्टर ने। बहरहाल जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी मीडिएटर्स हैं वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से भी यही बयान सामने आया कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम श्योर हैं। जो बाइडन ने भी यही कहा कि ये इस तरह से जो सहूनियों की हरकतें हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जंगबंदी जो है वो टिक नहीं पाएगी। अब कतरी फॉरेन मिनिस्टर, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो दमिश्क पहुंचे हुए हैं, यानी कि रिलैक्स हैं। मीडिएटर्स जो हैं वो रिलैक्स भी हैं और ये श्योर भी हैं कि जंगबंदी जो है वो देर पा होगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। इसकी एक वजह डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है, जिस वजह से ये जो मीडिएटर्स हैं ये पहले इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कभी नहीं थे किसी भी जंगबंदी को लेकर, जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये कतरी प्राइम मिनिस्टर का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने अहमद अल शर्राह से मुलाकात की दमिश्क में, और वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने बयान ये जारी किया सहूनियों को मुखातिब करते हुए कि अब आप ये जो गोलान हाइट्स हैं यहाँ से भी अपनी फौजें पीछे हटा लें। और अहमद अल शर्राह ने तो ये भी कहा कि मैं यूएन पीस कीपर्स की मौजूदगी पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ कि अगर यूएन अपने पीस कीपर्स भेजना चाहता है शाम और इसराइल के दरमियान बॉर्डर्स पर, तो मैं उस पर भी रेडी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, ये भी रेडी हैं, और ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ तो ट्रक्स भी रेडी हैं। गजा की पट्टी के अंदर दाखिल होने के लिए ट्रक्स जो हैं वो लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक 600 ट्रक्स पर डे गजा की पट्टी के अंदर एंटर होगा, और 19 जनवरी 2025 से ये जो एंट्री है इन ट्रक्स की मुआहदे के मुताबिक ये भी स्टार्ट हो जाएगी गजा की पट्टी के अंदर। अब ये सहूनियों की बमबारी और बर्बरियत बंद होने का इंतजार इन ट्रक्स की जानिब से भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब से मैं आपको बता दूं, हमारी बात होती रही तो उसका फॉलोअप ले लें कि गजा में जंग बंद होने के साथ ही ये जो कैलिफोर्निया के अंदर हवाएं जो कि बहुत तेज़ी से चल रही थी, ये भी अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद होना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से आग पर काफ़ी हद तक
काबू पा लिया गया है। अब जो पैलिसेड्स की आग है उसको रिपोर्ट्स के मुताबिक 22% कंट्रोल कर लिया गया है, और जो दूसरी ईटन की आग थी उसको 55%, जो अथॉरिटीज की स्टेटमेंट सामने आई तो 55% जो ईटन की आग है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। फिर जो ऑटो फायर है, जो एक और मकाम पर मैंने आपको बताया था कि आग भड़क उठी थी, तो उसको भी ऑलमोस्ट कंटेन कर लिया गया है। 85% जो अथॉरिटीज हैं वो ये बता रही हैं कि 85% जो ऑटो फायर है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। और क्योंकि हवाएं अब थमना स्टार्ट हो गई हैं तो आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लॉस एंजलिस की जो आग है इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन आने वाले चंद दिनों में आग को तो कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये जो हालत हुई है लॉस एंजलिस की 7 जनवरी से लेकर आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 16 जनवरी तक जो हालत है, तो इसको अपनी असल शक्ल में लाने के लिए काफी महीने दरकार होंगे, काफी माह लगेंगे कि कैलिफोर्निया का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर है लॉस एंजलिस, इसको अपनी वापस उसी शक्ल में लाने में महीनों लग जाएंगे। और फंडिंग भी, पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 अरब डॉलर्स का नुकसान अभी तक हो चुका है लॉस एंजलिस के अंदर। और ये डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप पर, डोनाल्ड ट्रंप की जो कांग्रेस है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी फंडिंग पर डिपेंड करेगा कि कितनी फंडिंग इनकी जानिब से जारी की जाएगी और कितनी तेजी के साथ ये जो लॉस एंजलिस है इसको पुरानी शक्ल में लाने के लिए कितनी तेजी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इकदाम उठाए जाएंगे, या फिर कांग्रेस की जानिब से कितनी तेजी के साथ फंडिंग जारी की जाएगी। अच्छा, ये फंडिंग तो जारी कर दी जाएगी, लेकिन यूक्रेन के लिए जो फंडिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के बाद जारी नहीं की जाएगी। और इस बात का अंदाजा यूक्रेन के सदर को भी है, और यूक्रेन के सदर के जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनको भी अंदाजा है कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूरोप के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे इकदाम करेगा। ग्रीनलैंड को लेकर इकदाम जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जाएंगे। डेनमार्क को एक ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाएगी कि मुझे ग्रीनलैंड बेच दो। तो यूरोप मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुत्तहिद भी है। ये आपको वीडियो नजर आ रही होगी कि कीयर स्टारमर, एक तो पोलैंड के वजीर आजम, पोलैंड के सदर ने भी यूक्रेन के दौरे किए, और फिर कीयर स्टारमर जो हैं उन्होंने भी यूक्रेन का विजिट किया, कीव का विजिट किया आज, और जो यादगारें हैं वहां पर फूलों की चादरें चढ़ाते हुए भी नजर आए। और फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ना सिर्फ यूक्रेन की मदद जारी रखने के लिए तैयार हैं, बल्कि यूक्रेन को कहते हैं कि हम गारंटीज के तौर पर अपने फौजी भी दे देंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई जंगबंदी मुआहिदा तय किया जाता है। तो यूक्रेन के सदर का मुतालबा है कि मुझे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज के तौर पर, अगर नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही तो यूरोपियन कंट्रीज के ट्रूप्स अगर इन्हें मिल जाएं तो इस पर भी इन्हें कोई एतराज नहीं है, और यूरोप को भी कोई एतराज नहीं है। मजे की बात यह है कि यूरोप बिल्कुल मुत्तहिद है, ना सिर्फ रशिया के खिलाफ बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी यूरोप मुत्तहिद हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के बाद ये जो स्टोरी है ये मजीद क्लियर हो जाएगी कि क्या रशिया के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी ये यूरोप जो मुत्तहिद हो गया है ये कितने दिन टिक पाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि ईरान बहुत ज्यादा तकसीम नजर आ रहा है, ना सिर्फ मज़ाहमत को लेकर कितने सारे चैलेंजेस का सामना ईरान को करना पड़ा, और अब खुद ईरान के जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मसूद पज़ेश्कियान ने CBS न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के दौरान CBS न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर ने सवाल किया मसूद पज़ेश्कियान से कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, कासिम सुलेमानी के ऊपर स्ट्राइक का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, तो जो भी ईरान के लीडर्स गुजरे इंक्लूडिंग इब्राहिम रईसी, उन्होंने भी इस तरह के बयान जारी किए थे। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ईरान कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला डोनाल्ड ट्रंप से लेना चाहता है। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान इस इंटरव्यू के दौरान जो है वो बिल्कुल मुकर गए। हालांकि गुज़िश्ता महीनों ही अमेरिका की जानिब से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करना चाहते थे और ईरान ने इन लोगों को प्लॉट किया था। तो मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि नहीं, हमारा बदला लेने का कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है। लेकिन कासिम सुलेमानी जितने प्रोमिनेंट, ईरान के जितने प्रोमिनेंट फिगर हैं, तो फिर ये तनकीद की जद में आ गए मसूद पज़ेश्कियान, और जो ईरान के अखबार हैं उन्होंने ये तक लिख डाला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू डोंट ऑन ईरान, आप ईरान के मालिक नहीं हैं।
اور اسی طرح کی جو سرخیاں ہیں اور سوشل میڈیا بھر چکا ہے مسعود پزشکیان کے اس بیان کے خلاف، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ایران کے کچھ پرومیننٹ آفیشلز ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی جو ایران ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریڈار پر پھر سے آ جائے گا۔ 2016 کی صدارت کے دوران بھی کس طرح کے اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لے کر کیے تھے، اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے لیے تمام آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں نیوکلیئر ٹاکس کو لے کر بھی، ایز پر ایز ایک مڈل ایسٹ جو پیسفل مڈل ایسٹ ہے ہمیں وہ چاہیے۔ اگر ایران کا موڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مزید آپشنز بھی ٹیبل کے اوپر۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کے ٹیبل کے اوپر مزید آپشنز بھی ہیں ایران کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی ایران تقسیم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہوں یا پھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ان کے درمیان ایک اختلاف تو موجود ہے۔ جب سے مسعود پزشکیان ایران کے صدر بنے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے اختلافات کی خبریں ان دونوں کے درمیان سامنے آتی رہیں، اور اب یہ اختلافات بہت زیادہ بڑھتے ہوئے ایران کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اور اس میں جو کردار ہے صہیونیوں کا، دجالی منصوبے کا کس طرح کا کردار ہے، کس طرح کے خطاب اس کی جانب سے ایرانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کس طرح کے خطاب بھی کیے ہیں، اور مسلمانوں کو تقسیم کروانا ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اس جنگ کے دوران، غزہ جنگ کے دوران، مسلمان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آئے۔ ترکیہ، ایران اور سعودی عربیہ جنہیں امریکہ کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے تھا، جیسے رشیا اور ایران کے درمیان میں آپ کو بتا دوں کہ 17 جنوری کو ایک بہت امپورٹنٹ معاہدہ طے پانے والا ہے، اور یہ یونٹی بھی امریکہ کو ظاہر ہے کہ کس طرح سے برداشت ہوگی، اور جہاں پر بھی یہ یونٹی ہے تو ان کو بھی تقسیم کرنا، توڑنا ان صہیونیوں کا اور اس کے اتحادیوں کا منصوبہ ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر آگے بڑھائے گا۔ بہت ساری تبدیلیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس سنبھالنے کے بعد نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ کے تنازع کے اندر بھی، اور چائنا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جو نئے تنازعات ہیں، تو بہت ساری تبدیلیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس سنبھالنے کے بعد سامنے آئیں گی۔ 20 جنوری 2025 کے بعد یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، یہ یکسر ہمیں تبدیل نظر آئے گی۔ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔